रास्ते से जाते हुए मुझे एक आदमी ने 2 पिल ऑफर की। रेड पिल खाने से लड़कियां अट्रैक्ट होगी एंड ब्लू पिल से लड़के डरेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन गलती से मैंने गलत पिल खा ली। अब दुनिया के सारे लड़के मुझसे डरते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। इवन माफिया गैंग की भी मेरे से फट्टी है। क्वींसलैंड से बाहर निकलते ही मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने मुझसे 10 रुपए की डिमांड की और मैंने बिना कुछ सोचे उसे पैसे दे दिए। जिसके बाद उसने मुझे रुकने को बोला और 2 पिल्स ऑफर की। उसने बताया कि रेड पिल से लड़कियां अट्रैक्ट होंगी और ब्लू पिल से सारे आदमी मुझसे डरेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने पॉपुलर होने के लालच में रेड पिल चुनकर निगल ली। लेकिन तभी उस बूढ़े ने बताया कि उसने पिल्स मिक्स कर दी थी और मैंने असल में दूसरी वाली पिल खा ली। इसके बाद वो अचानक से गायब हो गया और मैं बस शॉक्ड खड़ा रह गया। फिर हॉलवे से निकलते हुए मेरी टक्कर एक लड़के से हो गई जो बिना बात के पैनिक होकर माफिया मांगते हुए वहां से भाग निकला। बाहर वेंडिंग मशीन के पास मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी और सिर्फ एक पानी की बोतल लेनी थी। लेकिन वहां खड़े 2 लड़के मुझे देखते ही फ्रीज हो गए। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मैंने ही डिस्ट्रिक्ट बॉस को हराया था और अब मैं उनका भी द एंड कर दूंगा। मैंने तो बस जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने डर के मारे अपनी सारी ड्रिंक्स मेरे हाथ में थमा दी और रास्ता ना रोकने का एक्सक्यूज देने लगे। मैंने उन कैंस को पकड़कर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बताया कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसका भी गलत मतलब निकाल लिया और चिल्लाने लगे कि मुझे उनके लंच के पैसे भी चाहिए। अगले ही पल वो अपना सारा सामान और वॉलेट्स जमीन पर फेंककर फुल स्पीड में वहां से भाग गए और मैं बस ये सोचता रह गया कि ये सब क्या चल रहा था। तभी अचानक एक और लड़का मेरे सामने घुटनों पर बैठकर रोने लगा और अपनी बहन को व्हाइट फैंग सिंडिकेट से बचाने की भीख मांगने लगा। उसने मुझे डिस्ट्रिक्ट का सबसे फियर्ड बंदा बताया और मदद के बदले जिंदगी भर मेरी गुलामी करने का प्रॉमिस किया। मैं मन में सोच रहा था कि मुझे तो सिर्फ पानी चाहिए था और मुझे इन सिंडिकेट वगैरह का कोई आइडिया नहीं था। पर तभी मुझे रियलाइज हुआ कि उस बूढ़े की पिल सच में अपना जादू दिखा रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं उन किडनैपर्स से बात करके मैटर सॉल्व कर पाऊं, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो और डेस्परेट हो गया और अपनी बहन को भी मुझे सौंपने का ऑफर देने लगा क्योंकि वो एक अच्छी कुक थी। ये सब सुनकर मैंने अपने हाथ की सारी कैंस नीचे गिरा दी, एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और उससे सीधा उनकी लोकेशन पूछ ली। मैं एक टूटी फूटी बिल्डिंग में पहुंचा जहां मेरी मुलाकात एक सिंडिकेट बॉस और एक खतरनाक सी दिखने वाली लड़की से हुई। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि अगर मुझे उस लड़के की बहन वापस चाहिए तो मुझे पे करना होगा, वरना मैं कभी कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मैं तो अंदर ही अंदर डर गया क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा सामना सिर्फ लड़कों से होगा, लड़कियों से नहीं। तभी मैंने देखा कि वो सिंडिकेट बॉस डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। वो लड़की भी समझ गई और उसने बॉस से पूछा कि वो इतना शांत क्यों है। बॉस ने पसीने पसीने होते हुए जवाब दिया कि पिछले 20 सालों में उसने मेरे जैसा इंसान नहीं देखा है। वो लड़की समझ गई कि मैं कोई आम बच्चा नहीं हूं और उसने अपनी गन निकालने की कोशिश की। मैंने खुद को शांत रहने को कहा और अपनी पॉकेट में हाथ डाला, ये चेक करने के लिए कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। तभी बॉस ने अचानक उस लड़की के सिर पर गन तान दी और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर देना, लिया, मेरी भी एक फैमिली है। वो लड़की और मैं दोनों ही एकदम शॉक्ड रह गए। मैं पैनिक होकर उन्हें बता रहा था कि उन्हें कोई गलत फहमी हुई है और अपना वॉलेट निकालने के लिए बैग खोला। बैग से कुछ कैंस और रेड जूस जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर बॉस और लिया उसे खून समझकर बुरी तरह डर गए। मैंने सिर खुजाते हुए बताया कि मैं अपना वॉलेट भूल गया, जिसका बॉस ने ये मतलब निकाला कि मैं पैसों से उनका पूरा ग्रुप ही खरीदना चाहता था। बॉस ने अचानक रोते हुए अपने ही पार्टनर पर गन तानकर माफी मांगी और फिर
मेरे कंधे पर हाथ रखकर अपनी पूरी गैंग मुझे सौंप दी। मैं बस इस बात से खुश था कि उन्होंने मुझे वहां से जाने दिया, और मेरे निकलते ही वो दोनों डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। वहां से सीधा भागकर मैं केट के रूम में पहुंचा और उसे बताया कि मैंने सब गड़बड़ कर दी। पर वो मुझे लीजेंड बोलने लगा, क्योंकि उन लोगों ने उसकी बहन को वापस भेज दिया था। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर किचन में देखा तो वहां एक छोटी बच्ची केचप खा रही थी। मैंने केट को समझाने की कोशिश की कि वो शायद कुछ गलत समझ रहा था, पर वो खुशी से रोने लगा कि वही उसकी बहन थी और अब वो दोनों जिंदगी भर मेरी गुलामी करेंगे, जिससे मेरा दिमाग और भी खराब हो गया। दूसरी तरफ एक डिटेक्टिव अपनी कार में मेरी फोटो देखकर कंफ्यूज थी कि एक नॉर्मल स्कूल किड से सब क्यों डर रहे थे। मैं स्कूल से निकलकर भूख के मारे करी राइस खाने जा रहा था, और वो डिटेक्टिव छुपके से मेरा पीछा करने लगी। पर रास्ते में एक स्ट्रॉबेरी माचा आइसक्रीम स्टॉल देखकर उसकी नीयत फिसल गई, और मेरा पीछा छोड़कर वो मस्त अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करने लग गई। तीन क्रिमिनल्स कैफे के बाहर बैठकर अपनी चोरी का प्लान बना रहे थे, और उनका लीडर टाइम और अपने ड्राइवर को लेकर काफी पैनिक कर रहा था। तभी मैं वहां कैजुअली वॉक करते हुए पहुंचा, और मेरी वाइब फील करते ही उन सब की हालत एकदम टाइट हो गई। उनको लगा कि मैं उन्हें पकड़ने आया कोई अंडरकवर एजेंट निकला। मैं तो बस उनमें से एक बंदे को वार्न करने के लिए पॉइंट कर रहा था कि उसकी चेयर टूटने वाली थी, पर भाई वो इतना डर गया कि घबराकर सीधा पीछे गिर पड़ा। ये सब देखकर उनका मेन लीडर पूरा ब्रेक डाउन हो गया और अचानक रोते हुए बिना किसी रीजन के खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की भीख मांगने लगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा था, और वो बंदा इतना खौफ में क्यों था। उसी वक्त मुझे ट्रैक कर रही एक लड़की वहां पहुंची तो एकदम क्रेजी साइट देखकर पूरी तरह शॉक में रह गई, क्योंकि पुलिस कार के सामने वही क्रिमिनल मेरे आगे घुटनों पर बैठकर लगातार माफी मांग रहा था। एक पुलिस ऑफिसर कैफे पहुंचा और उसे पता चला कि किसी स्टूडेंट ने एक सस्पेक्ट को पकड़वा दिया। जब उसने उस क्रिमिनल को देखा तो वो एकदम शॉक रह गया, क्योंकि वो वही आदमी था जिसने 5 साल पहले उसकी वाइफ की जान ली थी, और वो सालों से उसे ढूंढ रहा था। फिर वो ऑफिसर मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि मैं वहीं बैठकर आराम से अपनी करी खा रहा था, और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं आखिर किस तरह का इंसान हूं जिसने इतने बड़े क्रिमिनल को इतनी आसानी से पकड़वा दिया। मुझे तो लग रहा था कि वो क्रिमिनल अपना खाने का बिल पे न करने की वजह से अरेस्ट हुआ। मैं अपनी करी खाते हुए सोच रहा था कि ये इतनी मीठी क्यों है, और अगर मैं खाना बनाता तो उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं डालता। बस मेरी यही वाइब और एक्सप्रेशन देखकर वो ऑफिसर अचानक बुरी तरह खौफ में आ गया और वहां से जान बचाकर सीधा भाग निकला। मैं तो बस अपनी धुन में सोच रहा था कि खाने में थोड़ा हनी तो चल जाएगा। उधर वो पुलिस वाला एक गली में छुपकर बुरी तरह हांफ रहा था और डर के मारे सोच रहा था कि मैं उसे क्या खतरनाक वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था। उधर वो पुलिस वाला एक गली में फोन पर किसी से बात करते हुए बोल रहा था कि उसने नए वाइट फेंक लीडर की इन्फो भेज दी और अब उसे इस मामले से दूर रखा जाए। तभी उसने अपने फोन में देखा, और वहां मेरी फोटो देखकर वो पूरी तरह शॉक रह गया। उसे किसी तरह ये गलत फहमी हो गई कि मैं शहर के सारे गैंग्स को बिना कोई सुराग छोड़े खत्म करने वाला कोई बद्दा अंडरवर्ल्ड बॉस निकला, जो चाहता था कि वो मेरे कामों को पूरी तरह इग्नोर करे। अपनी वाइफ का बदला पूरा होने की वजह से उसने इस बात को अपनी एक कीमत समझकर एक्सेप्ट कर लिया, और मन ही मन सोचने लगा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी एक दिन डार्क साइड में जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ किसी सीक्रेट डार्क रूम में एक अंडरग्राउंड मीटिंग चल रही थी, जहां टेबल के मैना पॉइंट पर बैठा आदमी स्माइल करते हुए अपनी टीम को बता रहा था कि फाइनली उनका टाइम आ गया। वो अंडरवर्ल्ड बॉस अपनी टीम को ऑर्डर दे रहा था कि आज रात शहर के सारे गैंग्स का सफाया करना और सिर्फ व्हाइट फेंग ग्रुप का नाम बचना चाहिए।
उसी वक्त ब्लैक शूट आदमी भारी बारिश में छाता लेकर उस मेंशन के बाहर पहुंचा। उसने सीधा जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ा और अंदर एंट्री ली। अंदर घुसते ही उन गार्ड्स ने आदमी पर हमला कर दिया, पर उसने भी बिना रुके एक एक करके सबको पीटना शुरू कर दिया। एक बंदे ने डंडे से वार किया तो आदमी ने उसे ब्लॉक करके उसे भी धूल चटा दी, लेकिन तभी बाकी बचे गार्ड्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उस पर सीधा गन्स तान दी। जैसे ही उनमें से एक ने शूट करने के लिए चिल्लाया, आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की, लेकिन ब्लैक शूट आदमी मुस्कुरा रहा था। अगले सीन में एक पुराना गैंग लीडर अपने लग्जरी रूम में ड्रिंक करते हुए आराम फरमा रहा था और फोन पर किसी को इग्नोर कर रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स गुल हो गईं और उसके सामने एक डरावना साया आ गया। डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर गया और उस पर एकदम से अटैक हो गया। फिर वो ओल्डर बॉस जमीन पर गिरा हुआ काफी गुस्से और खौफ में चिल्लाने लगा कि उसने पूरे 20 साल तक उनके मामलों में कोई दखल नहीं दिया, तो अब वो लोग उस पर हमला क्यों कर रहे थे। उसके सामने खड्डी देखे उस अटैकर ने सीधा जवाब दिया कि वो लोग सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते थे और उसने केड रोवेन के नाम पर उस बॉस पर गन तान कर गोली चला दी। मैं आराम से अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी मुझे जोर की छींक आई और मुझे लगा कि रात काफी ठंडी हो गई थी, इसलिए बीमार पड़ने से पहले मुझे चुपचाप सो जाना चाहिए। अगले दिन स्कूल में जहां कुछ स्टूडेंट्स जिम में एक फाइट प्लान कर रहे थे ताकि वो स्कूल पर राज कर सके, मैं क्लास में एकदम बोर होकर बैठा था और मेरी क्लासमेट सोच रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे पसंद करती है। वो डिटेक्टिव की बेटी होने की वजह से जिम वाली फाइट के बारे में पहले से जानती थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड एक लव लेटर लेकर आई और प्रपोजल करने का डिसीजन बताया। उस डिटेक्टिव की बेटी ने मौका देखकर अपनी फ्रेंड का लेटर एक फेक लेटर से बदलने का सोचा ताकि वो मुझे सीधा उस जिम वाली फाइट में फंसा सके। जब वो बेचारी नर्वस होकर मेरे पास आ रही थी तो उसकी फ्रेंड ने चालाकी से उसे उल्का पिंड देखने का बहाना देकर भटका दिया और इतनी जोर से दीवार पर दे मारा कि वो खून थूकने लगी और फिर बड़ी बेशर्मी से बोल दी कि वो तो सिर्फ एक चिड़िया की पॉटी थी। उसके बाद उसने सीधा आकर वो लेटर मुझे पकड़ा दिया। लेटर में स्कूल के बाद जिम में मिलने की बात लिखी थी और मैं उसे एक रोमांटिक प्रपोजल समझकर खुशी खुशी वहां पहुंच गया। पर अंदर तो वो स्टूडेंट्स दोनों गैंग्स लड़ने के लिए रेडी थी कि आज फैसला हो ही जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी। मैंने रिलैक्स होकर जिम का दरवाजा ओपन किया। मेरी एंट्री और वाइब फील करते ही वो सारे के सारे लड़के एकदम फ्रीज हो गए और उनके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा कि मैं किसी मूवी की तरह इन स्कूल बुलीज के बीच फंस गया था, पर वो सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा माफिया बॉस आ गया। मैंने भी बस मौका देखा और उन लड़कों को जमीन पर कुछ ढूंढता हुआ समझकर वहां से चुपचाप कल्टी मार ली। वो क्लासमेट दरवाजे के पीछे से ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में रह गई कि मैंने बिना लड़े ही उन सबको सरेंडर करवा दिया, जबकि बाहर रात के अंधेरे में वो बेस्ट फ्रेंड एकदम उदास और मायूस खड़ी अपना दिल टूटने का गम मना रही थी, जिसका असली लेटर मुझे कभी मिला ही नहीं। वो ब्लॉन्ड हेयर गैंग लीडर अपनी डेस्क पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि व्हाइट फैंग ने उसके पड़ोसी शहर वाले ग्रुप का पूरा सफाया कर दिया था और उसके सारे मेंबर्स उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉफी देने आया, जिसे वो गलती से किसी और नाम से बुलाता, पर असिस्टेंट उसे अपना असली नाम जॉनसन बताया। कॉफी पीते ही वो गैंग लीडर अचानक भड़क गया और टेबल पर हाथ मारते हुए पूछने लगा कि वो व्हाइट फैंग को कैसे हराएंगे। इस पर उसके असिस्टेंट ने चाइना टाउन से किसी खतरनाक असासिन को हायर करके व्हाइट फैंग के लीडर को टपकाने का आइडिया दिया,
जो उस लीडर को काफी सही लगा। लेकिन दोनों चाइना टाउन की जगह एक बहुत बड़े कचरे के ढेर के बीच खड़े थे। वो ब्लॉन्ड हेयर लीडर गुस्से में अपने असिस्टेंट का कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगा कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे। तब असिस्टेंट ने बताया कि उनका ग्रुप बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका था, इसलिए असासिन को पैसे देने के लिए उन्हें इस कचरे से कुछ कीमती सामान ढूंढना पड़ेगा। वो लीडर रोने लगा कि वहां कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिलेगा, पर तभी वहां खड़े एक छोटे बच्चे को कचरे में एक 100 इंच का टीवी मिल गया। ये देखकर उस गैंग लीडर ने पागलों की तरह कचरे के काले बैग्स फाड़ फाड़ कर खोजना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, पर वो बेचारा थक हार कर रोते हुए बोलने लगा कि घंटों की मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ यूज डायपर्स ही मिले। तभी वो सेम बच्चा कचरे के ढेर के पास खड़ी एक चमचमाती ग्रीन लैम्बोर्गिनी कार और उसकी चाबी ढूंढ निकालता है। बिना कोई शर्म किए वो गैंग लीडर तुरंत उस छोटे बच्चे के हाथ से चाबी छीनकर खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेचारा वो बच्चा वहां खड़ा रोता रह गया और वो लीडर अपने असिस्टेंट के साथ उस लैम्बोर्गिनी में बैठकर मजे से वहां से भाग निकला। जाते जाते भी वो अपने असिस्टेंट को फिर से गलत नाम से ही बुलाता है और वो उसे दोबारा करेक्ट करता। गैंग लीडर और उसका असिस्टेंट चाइना टाउन जाने के लिए तैयार थे, पर उनका गैंग बैंकरप्ट हो चुका था, तो वो एक पुराने से ट्रक में छुप कर जा रहे थे। असिस्टेंट ने पकड़े जाने के डर से दोनों को एक नीले कपड़े से ढकने का आइडिया दिया, जो उस लीडर को बिल्कुल स्टूपिड लगा। जब वो ट्रक में मजे से हवा खा रहे थे, तभी सामने से एक और ट्रक आता दिखा, जिसे देख दोनों डरकर उस नीले कपड़े के नीचे छुप गए। उस ट्रक का ड्राइवर ये देखकर इतना डर गया कि उसने अपना ट्रक सीधा एक पंख रॉक स्टोर में ठोक दिया। पर ये दोनों बेवकूफ ये सब नोटिस किए बिना आराम से अपनी जगह पर बैठे रहे और सोचने लगे कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। फाइनली वो चाइना टाउन में एक अजीब सी जड़ी बूटियों की दुकान पर पहुंचे, जहां वो एक बूढ़ी औरत से व्हाइट फैंग के लीडर को मारने के लिए असैसिन हायर करने की बात करने लगे। वो औरत उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि ये इम्पॉसिबल मिशन है। उसने एक पुरानी चीनी कहानी सुनाई कि कैसे एक नॉर्मल इंसान ने एक गिरते हुए एम्पायर को सिर्फ एक लेटर से बचा लिया था, और फिर एक अजीब सी कहावत बोली जिसका मतलब था, उस नॉर्मल इंसान से डरो। तभी अचानक उस दुकान का दरवाजा टूट गया और वहीं पंख रॉक स्टोर का मालिक अपने गुंडों के साथ गुस्से में अंदर आया और चिल्लाने लगा कि किसने उसके स्टोर में ट्रक ठोकने वाले इडियट्स को भेजा था। गैंग लीडर बोला, अरे वो तो व्हाइट फैंग गैंग वालों ने किया। पंख लीडर गुस्सा शांत होके उसको थैंक यू बोलता है एंड चलने लगता है, लेकिन रुक के बोलता है, व्हाइट फैंग को खत्म करने से पहले मैं इस सिटी पे कब्जा करूंगा और शुरुआत यहां से होगी। बोलते ही सीधा गैंग लीडर पर पंच थ्रो करने आता है, लेकिन दादी सामने आके उसको रोकती कि उसकी दुकान में कोई लड़ाई नहीं होगी। पंक लीडर उसे चैलेंज करते हुए उस पर पंच मारता, पर दादी किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर की तरह उसका वार डक करके उस पंक लीडर ने जैसे ही उस दादी पर अपना एक जोरदार राइट हुक पंच मारा, उस दादी ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे डॉज किया और ये देखकर वो पंक लीडर पूरी तरह भड़क गया। तभी ब्लैक सूट वाले गार्ड्स ने उस पर रश कर दिया, पर वो गुंडा अलग ही कॉम्बैट लेवल पर खेल रहा था। उसने पहले गार्ड को एक स्ट्रेट जैब से गिराया, दूसरे को अपरकट देकर हवा में उछाला और तीसरे की गर्दन पकड़कर उसे एक ब्रूटल बॉडी स्लैम दे मारा। उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट इतना फास्ट था कि कुछ ही सेकंड्स में सारे गार्ड्स जमीन पर ढेर हो गए। अपनी पूरी सिक्योरिटी को ऐसे पिटता देख दादी गुस्से में पागल हो गई और उसने पूरी फोर्स के साथ एक लंजिंग पंच से दोबारा अटैक किया। लेकिन इस बार वो पंक लीडर पूरी तरह तैयार था
उसने तुरंत अपने डिफेंसिव ब्लॉक से उस पंच को रोका और दादी का हाथ पकड़कर उसे एक झटके में हवा में जूडो शोल्डर थ्रो टेक्निक का यूज करके सीधा जमीन पर पटक दिया। फाइनली सबको एक तरफा नॉकआउट करने के बाद वो लीडर हंसने लगा कि उसने अकेले ही उन सब का खेल खत्म कर दिया। वो पंक लीडर दादी को हराने के बाद खड़ा था। तभी अचानक उस गैंग लीडर के व्हाइट सूट वाले असिस्टेंट ने आगे आकर उस गुंडे का स्पाइक रिस्टबैंड पकड़ लिया और उसे उस कमजोर इंसान को छोड़ने को बोला। पंक लीडर उसका मजाक उड़ाने लगा, पर तभी उस असिस्टेंट ने अपना कोट उतारकर अपनी एकदम रिप और मस्कुलर बॉडी दिखा दी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसने चैलेंज किया कि वो अकेले ही उन सब से लड़ेगा। पंक लीडर भी एक्साइटेड होकर एक पावर स्टांस में आ गया और बोला कि देखते वो कितनी देर टिक पाता था। पर अगले ही पल असिस्टेंट भी बुरी तरह पिटने के बाद जमीन पर अधमरा पड़ा था। वो गुंडे उसे वहीं छोड़कर पूरे चाइना टाउन को आग लगाने का आर्डर देकर वहां से निकल गए। गैंग लीडर रोते हुए अपने असिस्टेंट के पास भाग कर गया और उसे उठने की भीख मांगने लगा। इस बार उसने पहली उसका असली नाम सही लिया था। असिस्टेंट ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए बस इतना कहा कि वो और भी बहुत कुछ कर सकता था, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। ये देखकर उस गैंग लीडर का गुस्सा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने कसम खाई कि वो और ज्यादा स्ट्रांग बनकर उन सबको जान से मार देगा। इधर पूरे चाइना टाउन में भयंकर आग लगी थी और उधर एक कबाड़ खाने में एक आदमी एक पूरी कार को अपने हाथों से हवा में उछालकर फेंक रहा था। तभी वो गैंग लीडर वहां उस बॉस के सामने जा पहुंचा। उस बॉस ने उसे सीधा वार्न कर दिया कि अगर वो वहां आया था तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। पर गैंग लीडर बिना डरे एकदम सीरियस लुक के साथ वहां खड़ा रहा। ब्लॉन्ड मैन उस मस्कुलर बॉस के सामने खड़ा होकर पावर की मांग करता है ताकि वो अपने दुश्मनों का सफाया कर सके। वो बॉस उसे सीधा जवाब देता कि पावर मांगी नहीं जाती, बल्कि उसे सरवाइव किया जाता है। इतना सुनते ही वो गैंग लीडर गुस्से में एक जोरदार राइट हुक मारते हुए आगे बढ़ता है, पर वो मस्कुलर बॉस बहुत ही आराम से उसे डक करके एक ब्रूटल काउंटर पंच सीधा उसके पेट में जड़ देता है। गैंग लीडर दूर जाकर पुरानी कारों से टकराकर बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ता है। वो दर्द से कराहते हुए फिर से हिम्मत करके उठता और चिल्लाते हुए दोबारा एक लंजिंग अटैक करता है, पर वो बॉस फिर से उसे बुरी तरह पीट कर धूल चटा देता है। गैंग लीडर हिम्मत करके खड़ा होकर उस बॉस के सेम मूव्स कॉपी करता है, लेकिन मस्कुलर मैन उसे इजीली ब्लॉक करके बोलता है वो सिर्फ शेप कॉपी कर सकता है, पर उसका वेट नहीं, क्योंकि उसके पास कोई फाइटिंग स्टाइल फाउंडेशन या डिसिप्लिन नहीं है। वो बॉस उसे एकदम वाइट कैनवस बुलाकर खुश होता कि अब वो उसे अपनी मर्जी से ट्रेन कर सकता है, और बोलता है कि अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो गैंग लीडर आगे चलकर कैसा खतरनाक मास्टरपीस बनता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। कैफेटेरिया में पोस्टर लगा था लेजेंडरी करी राइस का, और सिर्फ 20 प्लेट्स अवेलेबल थी। मैं वहां खड़ा सोच रहा था कि ये कैंटीन वाले कब से इतने सीरियस हो गए। तभी मैंने देखा कि सारे बच्चे वहीं खड़े होकर उस करी राइस को गौर से देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा तो मैं रुक गया, क्योंकि सब मेरी तरफ देख रहे थे और उनका रिएक्शन ऐसा था कि अगर मैंने ये यूज किया तो वो लोग इसे टच तक नहीं करेंगे। कैफेटेरिया में जब सिर्फ एक ही प्लेट बची तो मैंने उसे उठा लिया। मेरे इतना करते ही सब चिल्लाने लगे और एक लड़के के हाथ से अपनी प्लेट ही ड्रॉप हो गई। सबका हाल खराब था। तभी हमारे डिसिप्लिन इंचार्ज के ड्रॉइन वहां आया और उसने सबको डांटा कि ये कैफेटेरिया है, कोई बैटलफील्ड नहीं, क्योंकि मैं तो बस लंच लेने आया था। केड्रोइन को मुझे देख के पसीने आने लगे, पर उसने ऑर्डर दिया कि सब मुझे जगह दे। मैंने सोचा अब चम्मच उठा लेता हूं। मुझसे चम्मच गिर गया और बाकी बच्चे डर गए कि शायद मैं कोई सिग्नल दे रहा हूं। मैं सबसे अलग रहा और मैंने बिना देखे हर ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। बस वही करी राइस लिया, थोड़ा टेस्ट किया और सोचा अगर थोड़ा और हॉट होता तो मजा आ जाता। बाकी बच्चे तो ये देखकर और टेंशन में आ गए कि शायद मैं उस करी राइस को जज कर रहा हूं। उन्हें लगा शायद करी राइस ही वो पैरामीटर है।
जिससे मैं लोगों को जज करता हूं। अगले दिन केड्रॉइन ने लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया कि कैंटीन की केओस की वजह से अब स्कूल में करी राइस कुकिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसे सुनकर सब शॉक में रह गए। फिर सभी स्टूडेंट्स दिन रात एक करके करी राइस की रेसिपी सीखने लगे। बाद में मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट्स बुरी तरह से थके हुए और चोट खाए हुए स्कूल में घूम रहे थे, जैसे उन्होंने कोई जंग जीती हो। तभी मैं क्लासरूम में गया और मैंने एक सैंडविच निकाला, जिसे देखकर सब फिर से डर गए कि शायद करी राइस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। उस दिन के बाद से हर कोई स्कूल में बस एक ही बात मानता था कि अगर क्वींस वेन में सरवाइव करना है तो तुम्हें केड्रॉयन का रूल पता होना चाहिए। अगले सीन न्यू कैरेक्टर की तरफ वो अपने डार्क और कचरे से भरे बेडरूम में उठते हुए ब्लू हेयर्ड यंग मैन अपने अलार्म्स बंद करता है और सोचता है कि उसकी लाइफ आखिर कब डिरेल हो गई। वो फ्लैशबैक में चला जाता है अपने लकी चाइल्डहुड की तरफ, एक मैसिव एस्टेट के बाहर वाली वेल्थी लाइफ जहां उसकी पॉपुलैरिटी एफर्टलेस थी और क्लासमेट्स हमेशा उसके आसपास घूमते रहते थे। मिडिल स्कूल में भी उसकी केयर फ्री लाइफ ऐसे ही चल रही थी, लेकिन तब तक जब वो डैरेन नाम के एक लड़के को बुलीड होते देखा, शुरू में उसे थोड़ी दया फील हुई, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और स्माइल करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया। उसकी बुक्स छीन लेना और उस पर पानी फेंकना उनके लिए नॉर्मल बन गया। उनकी ये नॉन स्टॉप क्रूएल्टी एक ट्रैजिक पॉइंट पर पहुंचती है जब टीचर अनाउंस करती है कि डैरेन रात भर में मर गया और रीजन सस्पेक्टेड स्ट्रेस बताया जाता है। ये सुनते ही वो अपनी डेस्क पर आंखें फटे जम जाता है और अपने क्लासमेट की डेथ का गिल्ट उसे कंप्लीटली क्रैश कर देता है। उस ट्रेजेडी के आफ्टरमैथ में लुइस रियलाइज करता है कि भले ही स्कूल ने स्टडी स्ट्रेस को ब्लेम किया था, लेकिन हर कोई सीक्रेटली डैरेन की डेथ का ट्रू रीजन जानता था। फिर भी उसके फ्रेंड्स अपनी डेली लाइफ ऐसे कंटिन्यू करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक हॉन्टिंग गिल्ट से कंज्यूम होकर लुइस एक तूफानी रात में डैरेन की कब्र पर जाता है, जहां वो आंसुओं में टूट जाता है और उससे अपने पापों से मुक्त करने की भीख मांगता है। फिर डेस्परेटली अपने हाथों से कीचड़ भरी कब्र खोदने लगता है, जब तक एक सिक्योरिटी गार्ड उसे घसीटकर वहां से दूर नहीं ले जाता। उस रात का ओवरवेलमिंग ट्रॉमा लुइस को पूरी तरह मिस्री से पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो सालों तक अपने डार्क बेडरूम में खुद को आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि 2 ईयर मार्क के बाद उसने टाइम ट्रैक करना ही छोड़म दिया था। अपने फ्लोर पर शर्टलेस बैठा हुआ, धंसी हुई आंखों और डरावने चेहरे के साथ उसकी खुद से बनाई गई ये तन्हाई अचानक रिंगिंग फोन से टूट गई, Mr. जिसने उसे ये दुखद खबर दी कि उसके माता पिता अभी अभी गुजर गए हैं।